वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का शीर्षक है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में देखा कि लेखक अब इलाहाबाद में आ चुके हैं और वहां पर आकर बच्चन जी उनको आशीर्वाद के रूप में हर जगह सहायता कर रहे हैं। आगे किस प्रकार लेखक हिंदी साहित्य की ओर लिखने में प्रोत्साहित हुए हैं, इसका वर्णन हम पाठ के अगले परिच्छेदों में करते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से मैं कभी नहीं भूलूंगा इंडियन प्रेस से अनुवादक का काम। अब देखिए, लेखक कहने लगे कि जैसे ही मैं इलाहाबाद आ गया तो बच्चन जी इन्होंने मुझे क्या किया। एक तो मेरे पालक के रूप में, गार्डियन के रूप में मुझे आश्रय दे दिया। फिर एमए के लिए मेरा प्रवेश दे दिया, वहां की फी भी उन्होंने भर दी। आगे मैंने एमए के 2 साल तो वो पूरा कर लेते, लेकिन तीसरा साल वो पूरा नहीं करते। इसके बाद लेखक कहते हैं कि बच्चन जी चाहते थे कि वो किसी तरह से अपना जम बसा ले, कोई नौकरी सरकारी नौकरी कर ले, लेकिन उनको सरकारी नौकरी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह जो समय था वह उन्होंने देखा था कि वो थोड़ा अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज के जो अधिकारी थे वो किस प्रकार से सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोगों के साथ व्यवहार करता था। इसकी वजह से उन्हें सरकारी नौकरी नहीं करना था। अब लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे फिर हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में भी उनको फ्री में एडमिशन उनका हो गया था और फिर वह जो कुछ लिखते थे उनका लेखन कला भी थोड़ा बढ़ रहा था। और ऐसे में पंत सुमित्रानंद पंत के साथ उनकी थोड़ी बहुत मुलाकात हुई होगी और उनके कृपा से उनको इंडियन प्रेस में अनुवादक के रूप में काम मिला। अनुवादक का अर्थ क्या होता है कि ट्रांसलेशन, हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना या अंग्रेजी का एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। तो इस प्रकार का उन्होंने अपनी जीविका का साधन भी थोड़ा थोड़ा आरंभ कर दिया था। आगे लेकर कहते कि अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्त बिल्कुल छूट चुका था। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जब वो इसके पहले वो अंग्रेजी में लिखते थे, अब उनको अफसोस भी है कि अंग्रेजी में क्यों लिखते थे। हमने देखा था इसके पहले जो सोनेट उन्होंने लिखा था वो अंग्रेजी में लिखा था, अफसोस भी उन्होंने उस पर व्यक्त किया है। अब इसके जब लेखक अंग्रेजी लिखते थे तो उसके बाद उन्होंने अचानक से हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे कारण भी हमें पता चल जाएगा कि हिंदी में लिखना उनको कैसे आरंभ किया। अब हिंदी में जब वो लिखने लगे तो इसके पहले जो अंग्रेजी में लिखा हुआ जो कुछ था साहित्यिक या जो कविता लिखी वो लिखना उनको बेकार लगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए, जो हमारी बोली भाषा होती है उसमें लोग अधिकतर हमारे भावनाओं को समझते, और वो दौर भी कौन सा था, उस समय का जो दौर था वह अंग्रेजी शासकों का था। और ऐसे समय जो लोगों को जागृत करने का जो माध्यम था वो हिंदी था, क्योंकि लोगों की अधिकतर लोग हिंदी भाषा ही जानते थे, उनकी जो मातृभाषा और बोली भाषा थी वो हिंदी में थे। और ऐसे में देखो, बच्चन जी जो अपनी कविताएं लिखते थे, उन कविताओं को पढ़कर उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता था। अपने आजादी के लड़ने के लिए जो साधन होते थे वह कविता के रूप में जाते थे। हम कहते हैं कि लेखक का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि समाज को जागरूक करना। उसी प्रकार कवि का भी अपनी कविता के माध्यम से समाज को जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम होता है। अब लेखक कहते हैं कि मैंने कविता लिखना आरंभ तो कर दिया और मुझे यह अफसोस था कि मैंने बहुत बाद में हिंदी कविता लिखना आरंभ कर दिया, क्योंकि उस समय अगर मैं हिंदी में पहले से ही कविता लिखना आरंभ कर देता तो ये तो एक तो हमारी मातृभाषा थी जिसे सारे आम जनता पढ़ती थी, और उसके माध्यम से जैसे कि बच्चन जी, सुमित्रानंद पंत और अन्य जो कवि थे अपने कविता के माध्यम से लोगों में जागरूकता की भावना बढ़ा रहे थे। आजादी के प्रति, विदेशों के प्रति, अंग्रेजी शासकों के प्रति वह दुख भरा जो गुलामी का जीवन था उसको विद्रोह के रूप में वह व्यक्त कर रहे थे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। तो हिंदी वह चाहे कविता का क्षेत्र हो, साहित्य का, इसमें कविता हो या लेखक के रूप में कोई उपन्यास कहानी हो, लोगों को जागरूक करने का वह माध्यम था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि वह एक ही कि अब मुझे
कविता, हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रक्त बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी रही नहीं थी और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी मैंने उर्दू ही एक विषय लिया था। अब देखो, लेखक कहते कि पहले मैंने घर का जो उनका वातावरण था वो फारसी था, उर्दू था, उर्दू में उन्होंने अधिकतर लिखा था और बीए भी उन्होंने उर्दू में किया था और इसके पहले जो भी लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था, इसलिए हिंदी से उनका ज्यादा नाता नहीं था। जहाँ तक कि उनको भाषा और जिन जो काव्य शिल्प कला जो होती है वो उनको अजनबी लगते थे। गजल मेरी भावुकता और आंतरिक अभाव का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। अब लेखक कहते कि गजल में लिखता था, क्योंकि वो उर्दू में लिखते थे, वो बहुत सारी शेरो शायरी गजल उन्होंने लिखा था, लेकिन वह अपने अकेलेपन के जो आंतरिक भावनाओं या अपने आंतरिक अभाव को, अपने पीड़ाओं को व्यक्त करने का एक सिर्फ केवल मात्र माध्यम था। अपने तौर तरीके से वो लिखते थे, भली बुरी सारी मौन व्यथाओं को वो लिखा करते, जैसी भी कुछ थी अपनी थी, शायद विषयांतर हो रहा था। अब लेखक कहते कि उर्दू भी मेरी अपनी भाषा थी, इसलिए उसमें मैं लिख सकता था, लेकिन हिंदी में लिखना मुझे कठिन हो रहा था। मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारक बने, मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब लेखक कहते हैं कि लेकिन उस समय हिंदी की तरह बढ़ने लिखने में मुझे प्रोत्साहित किया बच्चन जी इन्होंने। एक बार पहले भी मैं सन 33 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था। तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद भी किया था और कहा था कि वास्तव में यह खालिस सोनेट है, यद्यपि मुझे उनसे मतभेद है। बहरहाल अब देखिए, लेखक कहते हैं कि मैं कविता लिखने से पहले जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ था वह सरस्वती और चांद जो पत्रिकाएं छपी थी उसमें छप चुके थे और उसमें जो मैंने सोनेट लिखा था उसकी स्तुति और प्रशंसा बच्चन जी इन्होंने भी किया हुआ था। सन 1937 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र और सदैव एकांत अपने के लिए या तो अंग्रेजी था, अफसोस, या फिर उर्दू गजल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पछाई सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते कि जो मैं अंग्रेजी में लिखता था उसे वो अफसोस भी व्यक्त कर रहे और हिंदी में लिखने के पीछे हमने कारण भी बताया कि हिंदी बोलचाल की भाषा थी, मातृभाषा थी और वहाँ के जो जनता थी, लोगों को पढ़ने में वो आसानी भी थी। और जो बच्चन जी लिखते थे या अन्य कवि लिखते थे उसमें अधिकतर अपने देश के प्रति विद्रोह, अपने आजादी के प्रति विद्रोह की भावनाओं सब जनता को पढ़कर वो प्रोत्साहित कर रहे थे। और ऐसे समय में लेखक कहते हैं कि मैंने अभिव्यक्ति का जो माध्यम था वह अंग्रेजी था और उर्दू था और ऐसे में अगर मैं हिंदी में लिखना आरंभ कर देता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा था। आज एक बात मेरे अपने सीधे साधे परिवार के बारे में भी वो अपने बता रहे कि उनके परिवार में हमेशा उनको प्रोत्साहन दिया है। अब भले ही घर में वो अलग लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन घर में कभी भी किसी परिवार के सदस्य ने उन पर जोर जबरदस्ती नहीं किया कि तुम्हें इसी लैंग्वेज में लिखना है, तुम्हें इसी भाषा में लिखना है, तुम्हें इसी भाषा में पढ़ाई करना है। इस प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती उनके परिवार में नहीं थी। अर्थात साहित्यिक क्षेत्र में या अपने वैयक्तिक जीवन में उन्हें स्वतंत्रता की मुभा दी गई थी। इसलिए लेखक कहते कि अपने बचपन के युग को वो धन्यवाद देते हैं और किसी भाषा को लेकर इनके परिवार में किसी भी प्रकार की दीवार खड़ी नहीं हुई थी। अर्थात हम यहाँ पर कहते कि सांप्रदायिकता का हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं थी। लेखक कहते हैं कि चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय और मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। अब लेखक कहते कि लिखने के बारे में अगर मैं कहता हूँ, सोचता हूँ, तो कभी भी मैंने निश्चित होकर अपने साहित्यिक क्षेत्र में किसी भाषा में, किसी शिल्प में, किसी छंद में या किसी एक विशिष्ट प्रकार में लिखने का मैंने कभी प्रयास नहीं किया। जो भी लिखा मैंने सोनेट में मुक्त छंद होकर अपने मन के भावों को उतार दिया। आगे अब लेखक कह रहे कि हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे, उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद
प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन। अब देखिए लेखक कहने लगे कि अब मुझे समझ में आया कि हिंदी की ओर मैं किस प्रकार से खींचा गया। अब देखिए बच्चों, जिस प्रकार से हमारा माहौल होता है, हमारा जिस प्रकार से वातावरण होता है, उस वातावरण के अनुसार हमारी रचना होती जाती है, हमारे व्यक्तित्व खुलते जाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द साहित्यिक वातावरण है तो आप लिखने में इंटरेस्ट लिखेंगे। आपके इर्द गिर्द में खेल कूद का वातावरण है तो एक आप आगे चलकर खिलाड़ी भी बन सकते हैं। अब देखिए हमारे इर्द गिर्द जिस प्रकार का माहौल होता है, जिस प्रकार का परिवेश होता है, उसका हमारे ऊपर असर होता है। अगर हमारे इर्द गिर्द में साहित्यिक वातावरण है तो बच्चों लेखन के क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगर बच्चों के इर्द गिर्द में खेल क्षेत्र का वातावरण है तो वह आगे चलकर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर किसी घर में देखो संगीत का माहौल होता है तो बच्चे संगीत क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। किसी परिवार में नृत्य क्षेत्र का वातावरण होता है तो बच्चे नृत्य की कला में आगे बढ़ते हैं। तो हर क्षेत्र परिवेश का हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारने में सहायता होती है। तो इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि अब तक का मेरा जो जीवन था उसमें मुझे वह माहौल नहीं मिला था जिसकी वजह से मैं हिंदी की ओर अग्रसर नहीं हुआ। लेकिन अगर अब मैं सोचता हूँ कि हिंदी ने मुझे अपने ओर किस प्रकार से खींचा तो उसका स्पष्ट कारण वो बताते हैं। एक तो सुमित्रानंद पंत और दूसरे है निराला। इन्होंने क्या किया कि उनके द्वारा उनको अच्छे संस्कार मिले। इलाहाबाद का जो प्रवास उनका जो पूरा था, जैसे कि बच्चन जी के द्वारा उनको सोनेट लिखने में प्रोत्साहन मिला। निराला और पंत इन्होंने जो कुछ भी वो लिखते थे वो अपने पत्र पत्रिकाओं में छपवाते थे। अनुवादक के रूप में उनको और लिखने के प्रोत्साहन देते थे। उनके आंतरिक जो वेदना होते थे या उनके जो बौद्धिक वेदना होते थे उनको लिखने के लिए प्रयत्न कर देते थे। तो इस प्रकार से निराला और पंत हिंदी में लिखने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे। इसके साथ साथ इलाहाबाद का जो प्रवास है उसमें हिंदी साहित्यिक वातावरण भी बना हुआ था। उनके जो इर्द गिर्द जितने भी मित्र रहते थे वह मित्रों से उनको प्रोत्साहन और प्रोत्साहन मिलता था। अब देखिए सारे लोग क्या करते थे, हमेशा फिर कविताओं पर चर्चा करना, सभा लेना, फिर इस प्रकार से काव्य सम्मेलन बढ़ाना या फिर किसी पुस्तक पर चर्चा करना। इस प्रकार से वह साहित्यिक वातावरण उनके इर्द गिर्द में होने लगा जिससे वह आगे हिंदी के ओर अग्रसर होने लगे। और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों का दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के। अब लेखक कहते हैं कि मेरे इस अकेलेपन को बाहर निकालने का जो प्रयास दिखाई दे रहा था वह था कि मेरे दुख और विरक्तों को संकीर्ण और सांप्रदायिक वातावरण से बाहर निकालने का एक माध्यम मुझे मिल गया था और इस प्रकार मैं हिंदी में आगे बढ़ गया। आगे लेकर कहते कि बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल ही नहीं रहे थे। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मनस्थिति को द्योतक होता है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि बच्चन जी जो अपने कठिन परिस्थिति से जूझ रहे थे उसी प्रकार से वह एक पौरुषत्व धारण करते हुए अपने लेखन कविता के माध्यम से सारे समाज को जागरूक कर रहे थे। और सांप्रदायिकता का भेदभाव जो उस समय ज्यादा फैला हुआ था सांस्कृतिक इतिहास में, जो हीन भावना मनस्थितियों को देतक दे रही थी कि कमजोर पलायनवादी जो वृत्ति रहती थी कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, इस पर अंकुश करके आगे बढ़ने को प्रोत्साहित कर रहे थे। खुद लेखक भी इसका उदाहरण है और बच्चन जी भी इसका उदाहरण है। तो बच्चों इन परिच्छेदों में जो हमने पढ़ा है उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। रब्त संबंध, रिश्ता, शिल्प, तौर तरीका, शैली, खालिश, शुद्ध, पुनः संस्कार, दोबारा आदत में डालना, अभिव्यक्ति, मन के भाव को व्यक्त या प्रकट करना, पंचाई, पश्चिम से संबंधित, घेर लेना, किसी निश्चित सीमा में बांधना, साधना, गहन अध्ययन, विरक्त, लगाव न होना, संकीर्ण, तंग या संकरा, हीन संकुचित, तुच्छ एवं अत्यंत छोटी, द्योतक, प्रतीक, परिचय, कमर कस लेना, तैयार हो जाना, विन्यास, व्यवस्थित करना। तो बच्चों इन परिच्छेदों से लेखक ने हमें बताया कि किस प्रकार हिंदी के क्षेत्र में बढ़ने में निराला और पंत तथा उनके साहित्यिक वातावरण ने उनको प्रोत्साहित किया। आगे भी लेखक हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।